Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, so in our today's lecture, we are going to start chapter number 4, the completion of accounting cycle. अभी तक जो previously चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें हम लोगों ने accounting equation को डिस्कस किया, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस कर लिया. After that, we have discussed how to prepare journal entries, how to post them in ledger account, how to prepare trial balance. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने स्टेप्स अहेड जाना है. नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ बेसिकली मूव करते हैं. तो इस चैप्टर में जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल किस तरह से कंप्लीट होगा. नंबर 1, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को जो है वो जर्नलाइज करते हैं. आफ्टर दैट पोस्टिंग टू द लेजर, फिर हम उनको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं. प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस और एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर देते हैं. यस, हियर विल बी सम क्वेश्चन जहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस तक जो पोर्शन है वो सॉल्व मिलेगा. ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस उसके अंदर बन चुका होगा. देन वो आपसे कहते हैं मेक एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट्स. अच्छा, वो कहते हैं एंड ऑफ पीरियड जो आप हमने एडजस्टमेंट्स करेंगे. अगर हम लास्ट लेक्चर की लास्ट चैप्टर की बात करें तो लास्ट चैप्टर के अंदर हम कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं. वहाँ पर बेसिकली हम जस्ट अपनी कॉस्ट को एलोकेट करने के बारे में एडजस्टमेंट करते थे. दैट वाज स्पेशली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. इसमें किसी भी एसेट की जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहता था तो हम उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते थे. ओके, सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम ओके, तो यहाँ तक जो था ना हमारा कंप्लीट हो चुका था. लास्ट वाले जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे एडजस्टिंग एंट्रीज की, वहाँ पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड भी किया था. दैट वाज लाइक द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंसर्न जो भी एसेट होता था उसकी बात हो जाती थी. जब हम लोग यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं मेक एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट, जब हम पहले एडजस्टमेंट करते हैं मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज पास ऑन करते हैं. देन नंबर 5 पे आ जाता है प्रिपेयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. तो फिर हमें एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना होता है. नंबर 6 में हम क्या करते हैं प्रिपेयर अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स. फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करते हैं लाइक इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी और उनकी जो भी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होते हैं बेसिकली नोट्स टू दी अकाउंट्स. अगर आपको आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स याद हो तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल था हमारा फुल डिस्क्लोजर का. अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर और उसके लिए हम बेसिकली क्या बनाते हैं, हम नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाते हैं. मतलब हर एक अकाउंट से रेलिवेंट एक नोट बनता है जिसमें उसकी डिटेल्स मौजूद होती हैं. पर्पस क्या होता है, प्रॉपर या फिर फुल डिस्क्लोजर. ठीक है, तो ये बनाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं नंबर 7 पे जर्नलाइज द पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज. अच्छा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं जर्नलाइज एंड पोस्ट क्लोजिंग. अब हम जर्नलाइज करते हैं और पोस्ट कर देते हैं क्लोजिंग एंट्रीज को. क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली क्या होती हैं कि जितनी भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं वो सारे के सारे हमारी इनकम समरी, हम ना इनकम समरी के नाम से एक सपोज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं.
तो जितनी रेवेन्यूज होते हैं वो उसमें क्लोज हो जाते हैं, जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनकम समरी में क्लोज हो जाते हैं। अब जो इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस कुड बी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, अगर रेवेन्यूज आ रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो लॉस होगा। तो जो भी उसका डिफरेंस होगा उसको फिर हम ऑनर इक्विटी अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इन एंट्रीज को जर्नलाइज कर देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, और हम फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रिपेयर एंड आफ्टर क्लोजिंग और द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम आफ्टर क्लोजिंग या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने, जो आप समझ लेंगे हम यहाँ से फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करके दे देगा। हम लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ स्टेप कंप्लीट करना होगा। किसी क्वेश्चन में 4 5 के बाद 6 7 को कंप्लीट करना है, और किसी में 4 5 6 7 और 8 तीनों मतलब जो पांचों स्टेप्स हैं या 8 स्टेप्स हैं उनमें भी उनको भी कवर करना पड़ेगा। सो ये तो हम क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। सो राइट नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर आपको 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स एडजस्टिंग एंट्रीज की समझ आ जाती है ना, तो आप ये समझें कि इस चैप्टर का 50% पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे हम पहले एंट्रीज करते थे वो बैलेंस शीट पे, पहले जो पहला चैप्टर किया था रिकॉर्डिंग चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन में हमने कहा था हमारे 3 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। तो जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन थी वो उन तीनों अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। फिर हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, मेजरिंग चेंजेस, मेजरिंग बिजनेस इनकम। तो इनकम के लिए हमने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट्स को कंसीडर किया और देखा कि उनको किस तरह से हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर है ना, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल का, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एडजस्टिंग एंट्रीज। तो 4 टाइप के एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। यहाँ पे जो भी हम एंट्री पास आउट करेंगे वो एंट्री इन्हीं में से किसी एक एडजस्टमेंट से जो है ना वो लिंक करी होगी। सो इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज में जो नंबर 1 है वो है एंट्रीज टू पोर्शन और एलोकेट रिकॉर्डेड कॉस्ट। जो हमने कॉस्ट ऑलरेडी अपने पास रिकॉर्ड कर ली हुई है ना, उसको आपने अपने एलोकेट करना है या अपोर्शन करना है। अच्छा, एलोकेट करने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट का मतलब है जब कॉस्ट इनकर हुई हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसका जो भी पोर्शन आपके उसमें कॉस्ट में जाता जाएगा या एक्सपेंस में जाता जाएगा उसको हमने वहाँ पर एलोकेट करते जाना है। 1 की जो है ना वो बेसिकली 2 जो है वो कैटेगरीज हैं, ए है और एक बी है। दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, ये प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस हुई थी। ए है से फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट। अब देखो, फिक्स्ड एसेट हमारी रिकॉर्डेड कॉस्ट होता है। जब हम फिक्स्ड एसेट को बिजनेस में परचेज करते हैं तो उसको हम अपने पास क्या कर लेते हैं, हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे बिल्डिंग, जनरल एंट्री क्या होनी है, बिल्डिंग हमने परचेज कर ली है और कैश अकाउंट हमने क्या कर दिया, वहां से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का जब वो होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से, अब हमने क्या करना है, इस ये जो बिल्डिंग की कॉस्ट है ना, इसको अपोर्शन करना है या एलोकेट करते जाना है एक्सपेंस अकाउंट में। और उसको करने के लिए हमें एक एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत पड़ती है। वो एडजस्टिंग एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी कि कॉस्ट कॉस्ट इनकर कर ली, कॉस्ट इनकर कर ली तो वो हमारी किस में चलेगी, है एसेट में। एसेट क्या है, बेसिकली अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अब वो व्हेन यूज्ड अप, जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, फिर वो हमारा एक्सपेंस बन जाती है। ठीक है, तो ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, ये आपके पास एक्सपायर्ड कॉस्ट है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश ये आपकी जनरल एंट्री है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम कैसे पास ऑन करेंगे, जब हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये वही एडजस्टिंग एंट्री है जो हमने लास्ट चैप्टर में करना सीखी थी। ठीक है, अच्छा, एक जो छोटा सा रूल मैं आपको एडजस्टिंग एंट्री का दोबारा से बता दूं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हम जो कहते हैं, हम कहते हैं कैश अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व। एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपका कोई भी जो है वो कैश अकाउंट जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, जब बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट की बात करेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं हो सकती। इसमें आपके पास क्या आ गया, इसमें आपके पास कैश आ गया। ठीक है, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन और इनकम या एक्सपेंस अकाउंट का वहाँ पे वो होना लाजमी होता है, इफेक्ट होना। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग आ गया है। अच्छा, सेम इस तरह से करके नंबर बी, उसी की जो अपोर्शन करना ना रिकॉर्डेड कॉस्ट को, उसके एक सेकंड पार्ट कहता है फॉर टेंट प्री पेड एक्सपेंसेस। फॉर बेसिकली फॉर प्री पेड एक्सपेंसेस। प्री पेड का मतलब है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, पे करने से पहले पे कर देना। प्री प्री का मतलब है पहले, पेड पे करने से पहले जब हम किसी एक्सपेंस को पे कर देते हैं तो वो बेसिकली हमारा एसेट बन जाता है। देखो, एक एक्सपेंस, जैसे उसने एक एग्जांपल दी थी कि वहां पर हम अकाउंटिंग टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है
एक अकाउंटिंग जो पीरियड है वो 1 ईयर का है, हमने रेंट पे कर दिया 6 माह का, तो हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश हम क्या कर देते हैं क्रेडिट। अच्छा, एक है वहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 मंथ का है। तो अब जब हम 6 माह का रेंट पे करेंगे, तो जब हम 1 मंथ के बाद अब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करना है, तो जो 1 माह का रेंट हमारे पास होता है वो तो उस साल का उस टाइम पीरियड का उस मंथ के एक्सपेंस में चला जाएगा। तो जो बाकी 5 मंथ्स का रेंट है वो तो अभी हम लोगों ने इनकर नहीं किया ना, वो तो हम लोगों ने अगले 5 मंथ्स में यूज़ करना है। तो वो जो बाकी वाला जो पोर्शन है ना, वो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको प्रीपेड, हम उसको एसेट बना लेते हैं अपना, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, और वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, मतलब पे करने से पहले पे कर दिया गया वो एक्सपेंस हमारा एसेट बन जाता है। तो अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस जब हम पे करते हैं उस टाइम पे जनरल एंट्री हमारे पास क्या होती है, प्रीपेड रेंट। अगर से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट रेंट, हमने कोई रेंट जो था वो पहले पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, अब एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी। अब देखो एडजस्टिंग एंट्री ये है कि अब ये हमने इसको एसेट के तौर पे किया था ना, अब रेंट एक्सपेंस को डेबिट करते जाएंगे और ये जो प्रीपेड रेंट हमने रिकॉर्ड किया था इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। प्रीपेड रेंट को क्रेडिट करते करते हम अपने एसेट को खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एसेट यूटिलाइज होता जाएगा एसेट खत्म हो जाएगा बिजनेस में से। तो रेंट एक्सपेंस क्या है हमारा, रेंट जो है वो हमारे एक्सपेंस के तौर पे डेबिट होता जाएगा, मतलब वो उस टाइम पीरियड में उस मंथ के एक्सपेंस में चला जाएगा। और जो प्रीपेड रेंट है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कैश तो ऑलरेडी पे हो चुका था ना, रेंट एक्सपेंस टू कैश बेसिकली एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो हम उसको कैसे एक्सपेंस कह लें, हम उससे क्या कह लें, हम उसे प्रीपेड रेंट कह लें। और बाद में जब एक्सपेंस हो जाता है तो फिर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट उस प्रीपेड रेंट को जो हमने पहले डेबिट कर लिया था अपने पास एसेट क्रिएट किया था, अब हम उस एसेट को डिक्रीज करेंगे, तो प्रीपेड रेंट क्या होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। ठीक है। ओके, नंबर टू में कहता है एंट्रीज टू अ पोर्शन और एलोकेट अनअर्न्ड और द डेफर्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब है वो रेवेन्यू जो हम लोगों ने कैश में रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक हमने उसको अर्न नहीं किया मतलब अभी तक उसके अगेंस्ट हम लोगों ने गुड्स जो है ना वो डिलीवर नहीं की, या फिर हम लोगों ने कोई सर्विसेज थी जो रेंडर नहीं की थी। ठीक है। अब यहाँ पर कैश होगा ना डेबिट हो जाएगा और अर्न अर्न फी। अब बेसिकली तो हमें क्या करना था, हम जब कभी कोई सर्विसेज देते हैं हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी हमारी फी होती है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कैश जो है ना वो डेबिट तो हो रहा है, लेकिन जो फी है ना वो फी तो हम तब चार्ज करते हैं जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके होते हैं, गुड्स को सेल कर चुके होते हैं। ठीक है, मतलब कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एंट्री भी हो सकती थी, कैश अकाउंट टू फी अकाउंट भी हो सकती थी, लेकिन ना तो अभी सेल की है या ना ही अभी हम लोगों ने वो रिसीव किया है, सर्विसेज रेंडर की है, ना कोई प्रोडक्ट सेल की है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अन अर्न फी हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि जो कैश हम लोगों ने रिसीव किया है उसके अगेंस्ट अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड करना बाकी हैं, या आप कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट अभी गुड्स है ना वो सेल करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनअर्न का वर्ड बता रहे हैं कि अभी हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई है। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री अब देखो जब हम फी अर्न कर लेंगे ना तो वो फी अर्न जो है ना, जो यहाँ जो आपका आप उसको जस्ट सिंपली फी भी कह सकते हो, वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी ना अनअर्न फी के नाम से, ये अनअर्न फी के नाम से लाइबिलिटी को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी डेबिट करने का मतलब होगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी सर्विसेज रेंडर करने के बाद वो लाइबिलिटी हमारी कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या है, दिस लाइबिलिटी इज नॉट पेड ऑफ, ये लाइबिलिटी हमने पे ऑफ नहीं करनी होती, इन मॉनिटरी टर्म्स मनी की फॉर्म में। इट इज वर्कड आउट आफ्टर परफॉर्मिंग और रेंडरिंग सम एक्टिविटी और द सर्विसेज। डेफिनेटली जब हम लोग कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइबिलिटी होती है ये वर्कड आउट हो जाती है, ये पेड हो जाती है। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाती है। नंबर 3 पे कहते हैं एंट्रीज टू रिकॉर्ड एक्रूड और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। जैसे पहले हमारे पास था ना रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस थे, ऐसे ही कुछ अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस होते हैं। देखो रिकॉर्डेड एक्सपेंस वो होते हैं जो कि अभी हमने पे कर दिए हैं लेकिन अभी तक हमने उनको यूटिलाइज नहीं किया। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जिनको हमने यूटिलाइज कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हैं,
अब जब लोग काम करेंगे तो सैलरीज जो एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो बदले में कैश अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। अब क्या मसला है, यहाँ पर सैलरी तो डेबिट हो रही है लेकिन अभी हम उनको पे नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं सैलरीज पेएबल के नेम से। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम इसको अकाउंट पेबल के नाम के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या, ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। अनरिकॉर्डेड या एक्रूड एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जो कि अभी इनकर तो हो चुका है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट टू सैलरीज पेबल क्रेडिट, और जनरल एंट्री पास आउट करते हैं हम क्या करेंगे, ये जो सैलरीज पेबल थी इनको डेबिट कर देंगे और इनके अगेंस्ट कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यही जो लाइबिलिटी हमने यहाँ पे क्रेडिट की थी अब इसको डेबिट करेंगे, तो ये बेसिकली डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी और कैश बेसिकली आपके पास से चला जाएगा। 4 नंबर पे कहता है एंट्रीज टू रिकॉर्ड एक्रूड और अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। एक्रूड और अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू बेसिकली अब आपका वो रेवेन्यू है जिसको अभी तक हम लोगों ने रेंडर तो कर दी है, सर्विस गुड जो है वो सेल तो कर दी है लेकिन अभी तक हमने उसको कैश में रिसीव नहीं किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं, या कैश अकाउंट डेबिट और फी जो आती है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। अगर हम उसको फी जो हम लोगों ने लेनी थी अगर उसको भी हमने कैश में रिसीव नहीं किया तो कैश तो डेबिट नहीं होगा, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल या फी रिसीवेबल जो भी कंसर्न अकाउंट वो आपको बताएगा उसको डेबिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे उसने कहा फी रिसीवेबल और क्रेडिट फी अर्न, वो फी हम अर्न कर चुके हैं, हमने उसको अर्न कर लिया, कमा लिया, लेकिन अभी तक उसको हमने कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं किया। तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है, जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, जब कैश हमारे पास आ जाएगा और फिर रिसीवेबल क्रेडिट, ये जो हमने यहाँ पे एसेट क्रिएट किया था ना, यहाँ पे डेबिट उसको डेबिट करके एसेट इंक्रीज किया था, यहाँ पे क्रेडिट करके एसेट को डिक्रीज कर लेंगे और कैश हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है कैपिटल, और यहाँ पर ना बेसिकली कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। हम समटाइम्स कुछ कॉस्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है ना, लॉन्ग लिव्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो पूरी की पूरी कॉस्ट हमें अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड को चार्ज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका सारे का सारा बेनिफिट हमें अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में अवेल नहीं करना होता। से बिल्डिंग है, से फर्नीचर है, से मशीनरी है, उसको अगर हमने इस बार इस अकाउंटिंग पीरियड में परचेज कर लिया तो क्या हमने उसको इसी अकाउंटिंग पीरियड में यूज कर लेना है जो हम सारे का सारा उसको इसी पे चार्ज कर दें, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो सिर्फ करंट मंथ का एक्सपेंस होता है उसको एक्सपेंस में चार्ज करते हैं और जो बाकी का अमाउंट होती है उसको हम एज एन एसेट अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो आपको ये बता रहे हैं कि टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एज द लॉन्ग लिव्ड और द फिक्स्ड एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड लॉन्ग लिव्ड कॉस्ट अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाइक बिल्डिंग। टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एज द करंट एसेट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम उसको करंट एसेट के तौर पे, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस में करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं ना, ये देखो कैपिटल में आपको टाइम स्केल बता रहे हैं, या तो एसेट करंट होंगे, जो करंट होंगे उनकी लाइफ फॉर लेस देन 1 ईयर होगी या फिर फॉर 1 ईयर होगी। सेकंड पे क्या होता है, फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब वो आपके पास वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो फ्यूचर टाइम में आपके पास फ्यूचर टाइम पीरियड में मौजूद होता है एंड नेवर मैच्योर्स, और ये वाला कैपिटल कभी मैच्योर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैपिटल के अगेंस्ट आपके पास जो होती है वो करंट एसेट्स होते हैं, कुछ कैपिटल के अगेंस्ट आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स को एज एन एसेट हम अपने पास फिक्स या लॉन्ग लिव्ड एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और करंट एसेट को करंट एसेट्स के पोर्शन में जैसे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर जो उसने आपको बता दिया कि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर कभी भी कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होता। और सेकंड उसकी जो कंडीशन है, वन अकाउंट इज फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज फ्रॉम बैलेंस शीट। नॉर्मली इसके अंदर एक अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट से और दूसरा अकाउंट बैलेंस शीट से ही इफेक्ट होता है। अगर ये 4 टाइप्स की एंट्रीज आपको समझ आ जाती हैं और आप इनको अच्छे से अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लेते हो तो पूरे का पूरा चैप्टर सिर्फ इन्हीं 4 एंट्रीज के ऊपर बेस कर रहा है जो मेन आपने सीखनी है। बाकी सारी एंट्रीज इसी के अकॉर्डिंगली होंगी। ठीक है, तो गुड लक फ्रॉम माई साइड, आप इनको देख लें, कल जो होगा वो हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो विश यू गुड लक एंड टेक केयर।